हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल के लेक्चर 4 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारी टॉप 25 की सीरीज चल रही थी। तो आज हम इसके लेक्चर 4 के बारे में बात करेंगे और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 और लेक्चर 3 इसको हमने करा दिया है। तो आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और चैप्टर वाइज भी वीडियोस हमने करा दी है, तो उसको भी आप जाकर के वॉच कर सकते हैं। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या ले रखा है यहाँ पे कि यदि किसी लूप के अंदर कोई दूसरी लूप ना हो तो वह कहलाती है। तो ऑप्शन ए लूप कहलाएगी, या फिर ऑप्शन बी मेश कहलाएगी, या फिर ऑप्शन सी ब्रांच कहलाएगी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यदि किसी लूप के अंदर कोई दूसरी लूप ना हो तो वह क्या कहलाएगी, तो वो हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, हमारी मेश कहलाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्या है कि सर्किट एलिमेंट का ग्रुप जिनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तथा जिसके 2 टर्मिनल हों कहलाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए कि सर्किट एलिमेंट का ग्रुप जिनको सीरीज में हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं तथा जिसको 2 टर्मिनल होते हैं कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए ब्रांच होगा, या फिर ऑप्शन बी लूप होगा, या फिर ऑप्शन सी मेश होगा, या फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं होगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रांच हो जाएगा, क्योंकि ब्रांच में क्या होता है, 2 टर्मिनल होते हैं और क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट होते हैं सभी एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है यहाँ पे कि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई ऊर्जा स्रोत ना लगा हो कहलाता है। ऐसा नेटवर्क आपको बताना है जिसमें कोई ऊर्जा स्रोत ना लगा हो तो कहलाएगा क्या। तो ऑप्शन ए पैसिव नेटवर्क कहलाएगा, ऑप्शन बी एक्टिव नेटवर्क कहलाएगा, या फिर ऑप्शन सी लैम्प्ड नेटवर्क, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जहाँ ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई ऊर्जा स्रोत नहीं लगा होता है तो उसे हम पैसिव नेटवर्क बोलते हैं, निष्क्रिय नेटवर्क बोलते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। बाकी चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्या है कि ऐसा नेटवर्क जिसमें अन्य सर्किट एलिमेंट के साथ साथ ऊर्जा स्रोत भी लगे हों कहलाते हैं। तो देखिए अन्य सर्किट एलिमेंट भी लगे होते हैं और उनके साथ साथ क्या लगे होते हैं, ऊर्जा स्रोत भी लगे होते हैं। तो कहलाएंगे क्या, सक्रिय कहलाएंगे, या फिर निष्क्रिय कहलाएंगे, या फिर लैम्प्ड नेटवर्क कहलाएंगे, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पे हम इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यानी कि एक्टिव नेटवर्क, सक्रिय नेटवर्क, वही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सक्रिय नेटवर्क में क्या होता है, इसमें ऊर्जा स्रोत भी लगा होता है और अन्य सर्किट भी लगे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और यहीं अगर निष्क्रिय नेटवर्क की बात करें तो इसमें केवल क्या होगा, ऊर्जा स्रोत नहीं लगा होगा। सर्किट एलिमेंट तो होंगे पर उसमें क्या होगा, ऊर्जा स्रोत नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ऊर्जा स्रोत नहीं लगा होगा तो निष्क्रिय हो जाएगा, जबकि यहाँ पे लगाया गया ऊर्जा स्रोत तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सक्रिय नेटवर्क हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुत्क्रमणीय अपक्रिया संभव है। तो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया संभव है तो ऑप्शन ए देखा द्वितीयक सेल में, ऑप्शन बी प्राथमिक सेल में, या फिर ऑप्शन सी दोनों में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे पहले हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया की बात कर लेते हैं। तो देखिए अनुत्क्रमणीय अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होती है जिसको हम एक बार क्या करते हैं, रिएक्शन करा दे सकते हैं, पर दोबारा उस रूप में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जिस रूप से हमने, जैसे मतलब कोई पदार्थ है उसको हमने रिएक्शन कराया तो एक नया पदार्थ बना, तो अब इस नए पदार्थ को हम इस रूप में नहीं बना सकते हैं। तो इस अपक्रिया क्या बोलते हैं, हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ऑप्शन चलो बताना आपको। देखिए ऑप्शन दे रखा द्वितीयक सेल, ऑप्शन में प्राथमिक सेल, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे जो अनुकरणीय अपक्रिया होती है यहाँ पे वो हमारी प्राथमिक सेल में होती है, क्योंकि प्राथमिक सेल को हम एक बार यूज़ करते हैं और उसको दोबारा हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि उसमें हम क्या कर सकते हैं, दोबारा रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम द्वितीयक सेल की बात करें तो द्वितीयक सेल में क्या होता है, उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। इसको भी आप याद कर लें कि द्वितीयक सेल में क्या होता है, उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, सेल को हम एक बार यूज़ करते हैं और फिर दोबारा चार्ज करते हैं, फिर यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें और दोस्तों में चैनल को शेयर भी करते चलें। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है कि द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल है। तो देखिए द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए लीड एसिड बैटरी है, ऑप्शन बी निकल कैडमियम सेल है, ऑप्शन बी वेनेडियम रेडॉक्स बैटरी है, या फिर ऑप्शन डी सभी है। तो आपको पता है कि द्वितीयक सेल क्या होता है, कि ऐसा सेल होता है जिसको एक बार यूज़ करते हैं और दोबारा भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लेड एसिड बैटरी होती है, या फिर निकल कैडमियम सेल होता है, या फिर वेनेडियम ऑक्साइड बैटरी होती है, ये सभी हमारे क्या होते हैं, द्वितीयक सेल होते हैं। इनको हम एक बार यूज़ करते हैं और दोबारा भी यूज में लाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा।
बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा। क्या दिया गया यहाँ पे कि घरेलू उपयोग के लिए यूज़ की जाने वाली ऐसी तरंगाकार होती है। तो देखिए घरेलू उपयोग के लिए जो हम अल्टरनेटिव करंट यूज़ करते हैं तो क्या होती है, ऑप्शन ए ट्रायंगुलर होती है, या फिर ऑप्शन बी स्क्वायर होती है, या फिर ऑप्शन सी ज्यावक्रीय, या फिर सिनुसोइडल होती है, या फिर ऑप्शन डी सभी होती है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे घरेलू उपयोग के लिए यूज़ की जाने वाली ऐसी तरंगाकार की बात करें तो यहाँ पे जो सिनुसोइडल यानी कि ज्यावक्रीय होती है उसी टाइप की होती है। तो ज्यावक्रीय आपको दिखा देते हैं कैसे होती है। तो आपको ये देखिए इस प्रकार से अगर हम ग्राफ बना के दिखाएं तो देखिए एक बार ऐसे आएगी धारा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगी, मतलब एक बार पॉजिटिव पे आती है, फिर एक बार जीरो से नेगेटिव में बढ़ती है। तो ऐसे हमारा सिनुसोइडल बनता है ये चीज़। तो यही वाली धारा जो होती है यूज होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है कि 1 सेकंड में पूरे हुए चक्करों की संख्या कहलाती है। 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्करों की संख्या क्या कहलाएगी? चक्र कहलाएगी, आवर्तकाल कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम यहाँ पे इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे आवृत्ति हो जाएगा, क्योंकि आवृत्ति की जो परिभाषा होती है 1 सेकंड में पूरे हुए चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया हमारा। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है कि पावर फैक्टर बनाने हेतु कैपेसिटर लोड किस क्रम में जोड़े जाते हैं। अब देखिए पावर फैक्टर को बनाने के लिए कैपेसिटर लोड हम किस क्रम में जोड़ते हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है समांतर क्रम में, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी दोनों में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पावर फैक्टर को बनाने के लिए हम कैपेसिटर लोड को हम क्या करते हैं, यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसमें? समांतर क्रम में। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है राइट हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखते हैं क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र या फिर जिसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं होते हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है वे ताप ऊर्जा संयंत्र जिनमें ऊष्मा एक या कई नाभिकीय भट्टियों से प्राप्त होती है, या फिर ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रायः आधार लोड संयंत्र के रूप में कार्य करते हैं, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दिया गया है ये क्या है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए एकदम सटीक बैठते हैं। देखिए क्या क्या मतलब यहाँ पे कि मतलब ये दोनों फॉलो करते हैं इनको, कि वे ताप ऊर्जा संयंत्र जिनमें ऊष्मा एक या कई नाभिकीय भट्टियों से प्राप्त होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में क्या होता है, ऐसा ताप ऊर्जा संयंत्र जिनमें ऊष्मा एक या कई नाभिकीय भट्टियों से प्राप्त होती है, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रायः आधार लोड संयंत्र के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे दोनों बातें फॉलो हो रही हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट होगा। बाकी चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया। 12 देख लेते हैं क्या है कि नाभिकीय अपक्रिया होती है। तो देखिए नाभिकीय अपक्रिया कैसी होती है। तो ऑप्शन ए संलयन वाली होती है, या फिर विखंडन होती है, या फिर दोनों होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होती है। तो अब यहाँ पे अगर हम नाभिकीय अपक्रिया की बात करें तो देखिए नाभिकीय अपक्रिया 2 टाइप की होती है। फर्स्ट संलयन होती है और सेकंड क्या होती है, विखंडन होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है कि नाभिकीय संलयन अपक्रिया है। तो देखिए नाभिकीय संलयन अपक्रिया क्या है। तो ऑप्शन ए इसके अंतर्गत दो हल्के नाभिक मिलकर एक जटिल नाभिक बनाते हैं, या फिर ऑप्शन बी इसके अंतर्गत भारी नाभिक तोड़ा जाता है, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखिए नाभिकीय संलयन अपक्रिया, देखिए संलयन से ही पता चल रहा है कि कोई दो चीज़ मिलकर के एक बड़ी चीज़ का निर्माण करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही राइट होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होते हैं, दो हल्के नाभिक मिलकर एक जटिल नाभिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तो हमारा हो गया। चलिए देख लेते हैं। 14 क्या दे रखा है कि ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप अप व स्टेप डाउन की जा सकती है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है उसके द्वारा हम स्टेप अप और स्टेप डाउन जो करते हैं किसके द्वारा करते हैं, ऑप्शन ए AC के द्वारा, या फिर DC के द्वारा, या फिर AC और DC दोनों के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप अप और स्टेप डाउन जो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है AC द्वारा, क्या होता है हमारा AC द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखते हैं क्या है कि ताप विद्युत पावर स्टेशन कन्वर्ट करते हैं। देखिए ताप विद्युत पावर स्टेशन जो होते हैं क्या कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि केमिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, और हाइड्रोलिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, या फिर ऑप्शन सी न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर ऑप्शन डी विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम ताप विद्युत पावर स्टेशन की बात करें तो ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
बाकी चलिए देखते हैं 16 वाला क्या दे रखा है कि ऑक्सीजन अशुद्धि के कारण स्टीम पावर में उत्पन्न समस्या। तो ऑक्सीजन अशुद्धि के कारण स्टीम पावर में जो उत्पन्न समस्या होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए फोमिंग होती है, या फिर ऑप्शन बी गवर्नर होती है, या फिर ऑप्शन सी पेन स्ट्रोक होती है, या फिर ऑप्शन डी स्पेक्ट्रम होती है और स्पेक्ट्रम एनालाइज़र। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम एनालाइज़र होता है क्या होता है? ऑक्सीजन की अशुद्धि के कारण स्टीम पावर में यही जो समस्या होती है उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। बाकी दोस्तों आशा करते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है कि किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने पर होता है। ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी दोनों के बीच स्थिर रहता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए कोई प्रतिरोधक जो होता है प्रतिरोध जो होता है तापमान के बढ़ने से क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। बाकी चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखते हैं क्या है कि संधारित्र की धारिता है। अब देखिए संधारित्र की धारिता क्या चीज़ है? तो ऑप्शन ए दे रखा है संधारित्र के आवेश संग्रह करने का गुण है। ऑप्शन बी इसे फैराडे या फिर फैराड में प्रकट करते हैं, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संधारित्र की जो यहाँ पे बात करें हम, तो संधारित्र के आवेश संग्रह करने का गुण होता है, और क्या होता है इसे हम फैराड में भी व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट होगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसी संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है। तो देखिए ऑप्शन ए दे रखा कि सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई आर इंटू ए अपान डी, या फिर ऑप्शन बी सी बराबर एप्सिलॉन नॉट अपान डी, या फिर ऑप्शन सी बराबर क्यू बाई भी, और ऑप्शन डी सभी। तो देखिए किसी संधारित्र की जो धारिता का फार्मूला धारिता का जो सूत्र होता है यहाँ पर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी हो जाता है। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई इंटू आर ए अपान डी हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो क्या दे रखा है कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो अगर यहाँ पे संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो ऑप्शन ए दे रखा है कि प्लेट का क्षेत्रफल, ऑप्शन बी दे रखा है प्लेट के मध्य की दूरी, और ऑप्शन सी पराविद्युत पदार्थ, या फिर ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी होगा, क्योंकि देखिए जो संधारित्र की जो धारिता होती है वो एरिया भी प्रभावित करता है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस यानी कि दूरी होती है वो भी प्रभावित करती है, और यहाँ पे प्रावधान जो पदार्थ होता है वो भी इसको प्रभावित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा कि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने से संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम प्लेटों के क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए धारिता घट जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो राइट आंसर की बात करें हम यहाँ पे तो ऑप्शन बी यानी कि धारिता बढ़ जाती है। तो अब कैसे धारिता बढ़ जाती है? चलिए ये हमने यहाँ पे जो अभी अभी आपको फार्मूला बताया था, देखिए ये वाला कि किसी संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, तो हमने ऑप्शन इसका ही बताया था। तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई सवाल बन जा रहे हैं। देखिए कैसे कई सवाल बन जा रहे हैं, तो अभी आपको दिखा दे रहे हैं ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई आर कैपिटल ए अपान स्मॉल डी। तो देखिए जो सी यहाँ पे अगर हम बात करें सी समानुपाती होगा ए के, और जो सी व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/d के। तो देखिए सी जब सी समानुपाती होगा इसके एक यानी कि ए मतलब एरिया यानी कि क्षेत्रफल के, जब एरिया को बढ़ाएंगे आप तो क्या होगा यहाँ पे? तो ये भी बढ़ेगा, संधारित्र जो धारिता होगी वो भी बढ़ेगी। तो इसी फार्मूले से हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिखा देते हैं थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया था कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए यहाँ पे देखिए कारक मतलब जो धारिता है एरिया भी प्रभावित करेगा, और पराविद्युत पदार्थ भी प्रभावित करेगा, और इसके बीच की दूरी प्रभावित करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। अब अगर यहीं पे हम बात करते हैं इसके जो है धारिता क्या कहते हैं यहाँ पे प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने से धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब यहाँ पे जी देखिए सी समानुपाती होता है ए के, जब आप ए को बढ़ाते हैं यहाँ पे तो क्या होगा? जब ए समानुपाती होगा इसके तो मतलब धारिता भी बढ़ेगी, तो यहाँ पे ए भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है कि प्लेटों के मध्य की दूरी कम करने से संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है।
ऑप्शन ए धारिता घट जाती है, ऑप्शन बी धारिता बढ़ जाती है, ऑप्शन सी धारिता स्थिर रहती है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो राइट आंसर की बात करें यहाँ पे ऑप्शन बी धारिता बढ़ जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ पे फिर से बता देते हैं आपको, सी एप्सिलॉन नॉट ई आर इंटू कैपिटल ए अपॉन डी, ये होता है हमारा। अब देखिए यहाँ पे जो सी होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/d के। अब जब यहाँ पे देखिए, जब व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/d के, तो अब यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, इनके मध्य की दूरी को कम करेंगे, ये दूरी जो आप कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आपने ये पढ़ा ही होगा कि जब कोई चीज़ व्युत्क्रमानुपाती होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो व्युत्क्रमानुपाती है सी जो है, इनके बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती है, तो अगर इस डी को हम घटा रहे हैं तो क्या होता है, सी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती में यही जो है एक प्रकार से गुण पाया जाता है कि जब आप सी को डी को बढ़ाएंगे, यदि आप इसको बढ़ाएंगे तो ये वाला घट जाएगा, और जब आप सी को बढ़ाएंगे तो डी वाला घट जाएगा। तो यहाँ पे इसी के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो यहाँ पे जब आप दूरी कम करेंगे यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि धारिता बढ़ जाएगी। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखने से धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब यहाँ पे संधारित्र की जो प्लेट होती है उसके मध्य परावैद्युत पदार्थ आप रखेंगे तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता बढ़ जाएगी, धारिता घट जाएगी, या फिर धारिता स्थिर रहेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए फिर से आपको फार्मूला बता देते हैं, जो था फार्मूला सी बराबर एप्सिलॉन नॉट और ई आर कैपिटल ए अपान स्मॉल डी। अब फिर देखिए यहाँ पे जो सी समानुपाती है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और इंटू ई आर के। देखिए जब यहाँ पे समानुपाती मतलब अगर इनका मान आप बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो धारिता आपकी अभी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो देखिए एक फार्मूले के याद हो जाने से, ये वाला जो फार्मूला था अभी हमने बताया, फिर से बता दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो देखिए एक फार्मूले के याद हो जाने से कितने सवाल यहाँ पे सॉल्व हो गए। तो इसीलिए फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ पे कई सवाल बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हो गया है। तो चलिए देखते हैं 24 क्या है कि श्रेणी क्रम संयोजन है। तो श्रेणी क्रम इसमें कौन सा संयोजन है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है जिसमें प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, या फिर जिसमें समान धारा प्रवाहित होती हो, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। नहीं कि आप इसमें क्या करते, कुछ लोग क्या करेंगे ऑप्शन ए टिक कर देंगे और इसका राइट आंसर कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें ऑप्शन ए भी सही है, और क्या होता है इसमें धारा भी समान रूप से प्रवाहित होती है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे अगर श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो देखिए ऑप्शन ए दे रखा है कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 डॉट डॉट 1/rn, और ऑप्शन बी आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट RN, और ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पे बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन बी यानी कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस RN हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट होगा। तो चलिए देखिए आगे क्वेश्चन क्या है 25 की समांतर क्रम संयोजन है। तो देखिए समांतर क्रम संयोजन क्या है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए दे रखा है जिसमें प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हों, और ऑप्शन बी इसमें वोल्टेज का मान समान हो, और ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे अगर हम समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो देखिए प्रतिरोध तो समांतर क्रम में जुड़े ही जाएंगे, और जबकि यहाँ पे देखिए दूसरी बात भी यानी कि ऑप्शन बी भी फॉलो होगा, क्योंकि जिसमें वोल्टेज क्या हो, वोल्टेज का मान समान होता है। श्रेणी में क्या होता है, धारा का मान समान होता है, धारा क्या होती है, सेम होती है श्रेणी में, सीरीज़ में। अब जब यहाँ पे पैरेलल की बात करें, समांतर में बात करें तो क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो दोनों बातें आप याद रखिएगा, नहीं तो क्या करेंगे आप यहाँ पे ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे और सब उल्टा सीधा कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इसमें ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी दोनों होगा। बाकी चलिए देखते हैं 26 क्या दे रखा है कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध है। देखिए समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ऑप्शन ए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, या फिर डॉट डॉट करके 1/rn, और ऑप्शन बी ये वाला है, और ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए समांतर क्रम संयोजन आपको पता ही होगा, याद ही भी होगा, तो यही वाला हमारा होता है। तो ऑप्शन है, और देखिए ऐसे भी फार्मूला दे देता है, आर बराबर
R1 R2 ऐसे करके भी देता है, R1 + R2। तो ये भी हमारा एक प्रकार से समांतरिक क्रम संयोजन का फार्मूला होता है। तो ये भी एक फार्मूला है, इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए ये फार्मूला कहाँ से बना, इन्हीं को मॉडिफाई करके बना, इन्हीं को मॉडिफाई करके बना। कैसे, अगर यहाँ पे पूछ लेता कि दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में क्या होता है, तो पहला प्रतिरोध R1 और दूसरा प्रतिरोध क्या होगा, R2 होगा। जब आप इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, देखिए R1 R2 ऊपर जाएगा और R1 + R2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, अनुपान R होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा हमारा। तो आप इसको भी याद कर लीजिए। और इतने क्वेश्चन बता दिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं, हमने पहले ही बताया, क्योंकि जो आपकी टॉप 25 सीरीज चला रहे हैं, सारे क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी देखिए यहाँ पे जो टॉप 25 सीरीज़ है, आप ये तो देखिए एग्ज़ाम में आप अच्छे से पास तो हो सकते हैं, पर अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, बहुत ही अच्छे नंबर, तो आपको देखिए जाहिर सी बात है, आप देखिए अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, 25 में 25 क्वेश्चन करके आना चाहते हैं, तो क्वेश्चन को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, हर एक सिलेबस को। तो देखिए सिलेबस को हमने पहले कंप्लीट करा दिया विथ चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में। तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, सारी वीडियो बना रखी है, तो वहाँ पे आप जाकर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और हर एक सब्जेक्ट आपका अप्लाइड फिजिक्स हुआ, या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स हुआ, या फिर यहाँ पे अगर हम बात करें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बना रखी है। प्ले स्टोर में आप एक बार जाएंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आप पाएंगे। बाकी देखिए इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम PDF टेलीग्राम पर, जो टेलीग्राम ID पॉलीटेक्निकल क्लासेस स्टूडेंट के नाम से है। तो जो चैनल का नाम रखा है वही नाम उसका भी रखा है, तो वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो PDF मिल जाएगा वहाँ से। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।